नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब से आपके आरआर से ग्रुप डी में सीबीटी 2 का जो नोटिफिकेशन आया है, थोड़ा सा निराशा है, थोड़ा क्या बहुत निराशा है। और ये लाजमी है कि जिस तरीके से ये कल से परिघटनाएं घटित हुई है, थोड़ा सा शॉकिंग है, या आप कह सकते थोड़े मेरे वर्ड निकल रहे हैं वो थोड़ा सा कम ही है, यानी कि ज़्यादा ही शॉकिंग है। हम तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से चीज़ें आगे आपको करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हुई है जो कि आपको पढ़ने का जो बना हुआ था रिदम उसको तोड़ सकता है। पेशेंस नहीं खोनी है, तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास आप खरीद सकते हैं 399 रुपया में, जिसमें अगर आप ईयर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो 59 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। रिपब्लिक स्पेशल सेल चल रहा है जहाँ पे आपको 470 प्लस एग्ज़ाम के लिए 33,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलने जा रही है, यानी कि इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो सभी एग्ज़ाम को कवर आप कर लेंगे तकरीबन आप 340 में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से विजिट कीजिए, क्योंकि इसके बाद हो सकता है आपके ऑफ़र ख़त्म हो जाए। ये रिपब्लिक सेल के तहत आपको ऑफ़र दिया जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि आरआरसी ग्रुप डी में जो आपका जिस तरीके से सीबीटी 2 कंडक्ट कराने की बात की जा रही है, तो अब सीबीटी पहले क्या एक नोटिस भी आया था, एक साल पहले मैंने वीडियो भी बनाया था कि सीबीटी 2 की संभावनाएं तो नहीं है, लेकिन हाँ नोटिस में ऐसा वो मेंशन कर रखे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सीबीटी 2 की ओर बढ़ सकते हैं। और ऐसा ही कल हुआ कि कल आपके आरआरबी एनटीपीसी के भी नोटिस आए कि सीबीटी 2 आपका होगा। कब होगा, एक दिन बढ़ा दिया गया। और जहाँ तक मुझे लग रही है कि अब ये वाला एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे, चाहे तो कितना भी कोविड आ जाए आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल 2 नोटिस पब्लिश किए गए हैं आरआरबी के द्वारा। अब इसमें कोताही आप बिल्कुल मत बरतिए कि आप ये समझ रहे हैं कि ओमिक्रॉन या जो भी डेल्टा ये भी डेल्टा, ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जिस तरीके से आरआरबी जिस मूड में दिख रही है। फिलहाल मैं बात कर रहा था कि आपके आरआरसी ग्रुप डी में जो सीबीटी 2 होंगे, क्या ये सही है क्या ये गलत है। देखिए, अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें और स्टूडेंट ही इसको देना है इस एग्ज़ाम को, तो सरासर मुझे लग रहा है कि ज़्यादती है। ज़्यादती इन द सेंस इस बात से हम कह सकते हैं कि देखिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, किसी का हो सकता है कि अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप देखिए ना, एमटीएस का भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, एक सीबीटी होता है। आप कहेंगे कि उसमें तो एक ऐसे राइटिंग भी होती है, लेकिन वो क्वालिफाइंग होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है, पढ़े लिखे होते हैं सब क्वालिफाई कर जाते हैं, आपके मेरिट आपके सीबीटी 1 पे ही बनते हैं। तो उसी का लेवल का ये जॉब है, क्योंकि 10th लेवल का जॉब है। अब आप 10th लेवल में भी इस तरीके से देखिए, एमटीएस में तो चलो ठीक है, आपके सीबीटी 1 होते हैं, उसके बाद ऐसे राइटिंग के बाद आपके डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन आप ग्रुप डी को और भी पेचीदा बना रखे हैं, जैसे कि एनटीपीसी इससे बेटर हो जाएगा तब तो, क्योंकि एनटीपीसी के कुछ ऐसे पोस्ट है जहाँ पे आप सीबीटी 1 दें, सीबीटी 2 दें, उसके बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे पोस्ट है, कॉमर्शियल क्लर्क वगैरह ऐसे पोस्ट हैं, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। मेडिकल तो सभी में कॉमन होता है, यानी कि सभी एग्जाम में होता है। वो अलग बात है कि रेलवे अपना खुद लेती है और कहीं एसएससी वगैरह में आपको सिविल सर्जन के थ्रू देना होता है। तो यहाँ पे ग्रुप डी को एनटीपीसी से भी ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सीबीटी 1 तो होगा, सीबीटी 2 भी होगा, और उसके बाद जो सबसे बड़ा चीज़ होता है ना पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, वो रनिंग होता है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मुझे लग रहा है कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 जो होगा ना, उससे भी डिफ़िकल्ट आपके रनिंग होते हैं। क्योंकि रनिंग क्या होता है ना कि पढ़ने वाले बच्चे दिन भर रूम में बैठ के स्टडी करते रहते हैं, उनको अचानक दौड़ना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये हो जाता है, जैसा मेरा साथ हुआ था। उसके बाद भी बोरी उठाना, तो ये मुझे लग रहा है कि और भी पेचीदा मामला था। जब आप एक बच्चे को स्टैंडर्ड तरीके से आपने रिटन माप लिया, तो सीबीटी 2 कराने का क्या मतलब है? मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें उचित है। देखिए, रेलवे बोर्ड क्या कर रही है, वो तो उनकी अपनी इच्छा है। उनके पास आईआरएस है, आईएफएस है, या जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के होते हैं, यूपीएससी के क्लियर करने के बाद सेक्रेटरी बनते हैं, उनका दिमाग वगैरह होगा। हमारे दिमाग से तो
कई लाख गुना उनका बेहतर होगा। लेकिन मैं अपना मतलब कि मानता हूँ कि देखिए आप किसकी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, झाड़ू मारने वाले। हालांकि नाम तो होता है कि चलो ठीक है हम टेक्निकल पोस्ट पे हैं, लेकिन एक्चुअल वर्क तो आपको भी पता है कि एक्चुअल और पेपर में अंतर होता है। पोस्ट कोई और है, काम कुछ और कर रहे हैं। तो अब उसके लिए आप रिटन वन, देखिए रिटन वन से आप क्लियरली बच्चे को छाड़ सकते थे। जिनका ज़्यादा नंबर आया, सपोज 80, अगर सपोज CBT वन का कट ऑफ रख देते कि चलो 80 के ऊपर जितना आया उसको हम ले लिए, यानी कि सीट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 80 या 90 फिक्स कर लो, तो उसी से ही क्लियर किया जा सकता था। अब CBT 2 लेने का क्या मतलब, इसका क्या बनता है? एक समय का भी आपको लग रहा है कि इसमें समय भी ज़्यादा जाएगा और खर्चा भी बढ़ेगा। और ज़्यादातर तो चलो ठीक है, समय और खर्चा तो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ रही है ना, कि एक बंदा, क्योंकि देखिए ग्रुप डी की तैयारी कौन करता है? जो थोड़ा सा मतलब कि लोअर मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो करते हैं। अब वो एक बार इतना दिन मेहनत करके अपने घर से दूर रह के इतना पैसे इकट्ठा करके पटना जैसे शहर या दिल्ली जैसे शहर में 2000 1000 का किराया लेके एक ही रूम में 4 4 बच्चे रह के इतना सफ़र करके एक एग्ज़ाम क्लियर किए। अब वो एग्ज़ाम इतना दिनों के बाद हुआ, उसमें क्लियर करते हैं तो फिर हो सकता है कि 1 1.5 साल के बाद आप CBT 2 लेंगे। ऐसा ही कुछ होता है। रेलवे का तो एग्ज़ाम को तो आपको भी पता है। फिर से उनको बजट बढ़ गया, 50 60 हज़ार का बजट बढ़ गया। आप ये नहीं देख रहे हैं कि जो बच्चा लोअर मिडिल क्लास से है, अभी खाने खाने को तरस रहे हैं लोग। आप कहीं भी जाएंगे 10 किलोमीटर का 50 रुपया भाड़ा लगता है, क्योंकि तेल का, पेट्रोल का जो दाम है आप जानते हैं। उस पे और 50 हज़ार का 60 हज़ार का बर्डन डाल रहे हैं, और उसमें भी बेचारा को श्योरिटी नहीं मिलेगा कि हाँ CBT 2 होगा कि नहीं। अगर CBT 2 हो भी गया तो फिर मेडिकल सॉरी रनिंग और बोरी उठाने में वो सक्सेस हो पाएगा कि नहीं। यानी कि आप किसी को इतना मतलब कि त्राहिमाम की स्थिति में डाल दिए। देखिए मुझे तो लग रहा है कि एकदम से ज़्यादती हुई है। आप क्या सोचते हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो एकदम से तर्कलेस है। ये बात कर रहे थे कि देखिए कि हम इतना स्टूडेंट को कैसे एक ही साथ लेंगे। भाई आपने ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था ना 2018 का, जिसमें सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ था। उसमें आपने अच्छे तरीके से कंडक्ट करा लिया, कोई कुछ हुआ नहीं, सभी का अच्छे तरीके से। उसी में अगर आप अभी उसी तरीका को फॉलो करते तो उसी तरीके से अभी भी सिलेक्शन किया जा सकता था। बात रही एक और अमेंडमेंट आपने किया है कि 1.05 को बुलाते थे पहले डीवी के लिए, अब 1:1 में बुलाएंगे। तो ये थोड़ा सा चलो ठीक है, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो कि अगर हमें नहीं कंडक्ट कराना है हमको डीवी एक्स्ट्रा लोगों को, तो चलो ठीक है, वो मैं मान लेता हूँ कि उससे कोई लड़के को परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्या होगा ना कि अगर सीटें खाली रहती है, 1000 लोगों को बुलाया गया और 1000 लोग में से 900 लोग ही पहुँचे, तो 100 सीटें खाली नहीं जाएगी। और 100, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट पैनल निकालते हैं, फिर से कट ऑफ कम करेंगे फिर निकालेंगे। तो ये अच्छी चीज़ें हैं कि चलो पहले ना बुला के आप बाद में भी बुला रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन CBT 2 का जहाँ तक मामला है, वो NTPC जो कि ग्रेजुएट लेवल का भी एग्ज़ाम होता है, उसमें 12th लेवल का भी एग्ज़ाम होता है, उसमें तो सिर्फ 2 ही प्रोसेस है, CBT 1 दो, CBT 2 दो और डायरेक्ट सिलेक्शन पाओ। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें ये मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप ग्रुप डी में 4 स्टेज क्लियर करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि कौन ये स्टेज, इतना पेशेंस किसके पास होगा? गरीब बच्चे के पास पेशेंस जो चलो ठीक है ले आएगा, लेकिन फाइनेंशियल स्थिति को भी आपको देखनी चाहिए कि ग्रुप डी की तैयारी कौन लोग करते हैं, उनको थोड़ा सा सहूलियत देनी चाहिए। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।